हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस लेक्चर सीरीज में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके दिल में डर है या कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सिर्फ इस वीडियो सीरीज को देख लीजिए। आपके कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर एग्जामिनेशन में आता है उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही आप जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वो देख पा रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। स्टूडेंट्स, वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स को डर रहता है कंसेप्ट समझने में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो सीरीज फॉलो करोगे तो आपको कंसेप्ट में 1% भी डाउट नहीं होने वाला है। आपके न्यूमेरिकल्स आप इजीली सोल्व कर लोगे, कम से कम टाइम में सोल्व करोगे और सही सोल्व करोगे सभी न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को देखते हो, जैसे कि और फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी होती है, हीट से हमें एनर्जी मिलती है, साउंड से एनर्जी मिलती है, लाइट से एनर्जी मिलती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे एनर्जी की फॉर्म होती है, अलग अलग फॉर्म होती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? हीट तो आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मिल रही है। लाइट के चलने से लाइट एनर्जी है, साउंड्स की वजह से साउंड मूव करता है, उसकी वजह से साउंड एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, सवाल ये आता है। अब ये टॉपिक जो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है बोरिंग, हार्ड, लेकिन अगर आप देखो, जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो इस वक्त या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको चार्ज करने के लिए भी आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया था। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है। घर में अगर फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी, एसी आपको चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इवन जो आपका मोबाइल फोन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, इससे सभी डिवाइसेस आपके ऑपरेट हो रही हैं। अगर हम बात करें अब इलेक्ट्रिसिटी मिलती कैसे है, तो हम बात करने वाले डिटेल में। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूं। आपने जहां पर क्लास 9th में एंड किया था, आपने क्लास 9th में क्या एंड किया था? आपने देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। अब एटम के बारे में अगर हम देखें तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब P से पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का मतलब N से न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, एक के ऊपर चार्ज नहीं होता। फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होती हैं और इन शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिव। आइए, बात समझ में इतनी क्लियर हुई। आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जो कि बंद हैं बिल्कुल। अब क्या आप न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स को ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्या उनको आप मूव करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। सिर्फ वो न्यूक्लियस जब टूटता है एटॉमिक रिएक्शंस में, जब एटम टूटते हैं, ठीक है, एटॉमिक रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, उसमें टूटता है। आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेल्स में हैं। अब आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रखे हुए हैं। अब ये जो शेल्स होती हैं, ये आपको क्या बताती हैं? सबसे बाहर वाली शेल पे क्या होता है? अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं तो इसको बोलते हैं कंप्लीट शेल, कि कंप्लीटली फील्ड शेल है। लेकिन जो ज्यादातर एलिमेंट्स होते हैं उनमें कंप्लीट नहीं होती शेल्स। जैसे ही अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और आपको पता है 8 वाले जो होते हैं कंप्लीटली फील्ड है, तो मतलब उनकी शेल्स कंप्लीटली फील्ड है।
चार वाले करते हैं शेयरिंग, ये मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 में, कार्बेट्स कंपाउंड। अब आते हैं 5, 6, 7 और 1, 2, 3। तो आप ये बात समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो 1, 2, 3 के पास है, मेटल्स के पास है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स घूमने के लिए फ्री है। लेकिन जिसके पास 4, 5, 6 या 7 है, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है फ्री। प्रोटॉन्स तो आपके न्यूक्लियस के अंदर रखे हुए हैं। तो अभी तक आपने क्या बात देखी? मैं सिंपल अभी वही बता रहा हूं जो क्लास 9 में आपने पढ़ा है, आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगर कोई एक बच्चा जिसने क्लास 9 में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी इस चैप्टर को इसी तरीके से समझेगा जो 9 क्लास में फर्स्ट आया था बच्चा। तो यहाँ पर अभी आप समझ रहे हो 1, 2, 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जिसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, सबसे बाहर वाली शेल में, तो उसको बोलते हैं मेटल्स। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 होते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स। अब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन सब्सटेंसेस के बाद, इन मटेरियल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। अगर आपने किसी एक आदमी को जेल के अंदर बंद कर दिया है, क्या वो भाग सकता है, रन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अगर आप उसको फ्री करोगे तभी तो वो चल सकता है, मूव कर सकता है। कैसे चलना है, कैसे भागना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने ठीक है, तो आपको क्या पता चला? मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह के सब्सटेंसेस को, इसी तरह के मटेरियल्स को जिनके अंदर से चार्जेस मूव कर सकते हैं, अब मैं यहां पर वर्ड चार्ज यूज करने वाला हूं, ठीक है, जिनके अंदर से चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउज टू पास इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। दूसरे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, जिनके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जैसे आपकी प्लास्टिक हुई, ग्लास हुए, या आपके इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। अब चार्जेस के बारे में बात आई है तो चार्ज के बारे में ही समझते हैं। तो मैंने अभी यहां पर वर्ड यूज किया है चार्ज। चार्ज का मतलब ये होता है, चार्ज का मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज के बारे में बात करते हैं। चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चार्ज में दोनों आ जाएंगे। ये नहीं आप बोलोगे मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव तो या नेगेटिव, तो उसमें चार्ज के अंदर दोनों आ जाएंगे। क्लियर है बात? अब चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो चार्ज होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम होती है चार्ज को मेजर करने की यूनिट। जैसे आप किसी भी लेंथ, इसको मार्कर को मेजर करना है तो मीटर में, सेंटीमीटर में आप मेजर करोगे। मास को मेजर करना है मार्कर का तो केजी में मेजर करोगे। मार्कर यहां से यहां तक कितने टाइम में चल रहा है, सेकंड में मेजर करते हुए यूनिट्स है। ऐसे ही चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब आपने क्या देखा? जिन मटेरियल्स के अंदर चार्ज फ्लो करते हैं उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर देखा ना आपने बस के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता रहता है, रुकता नहीं है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें फ्री चार्ज नहीं होते। और आपने देखा मेटल्स के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, तो इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। प्लास्टिक, ये ग्लास, इनके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या होता है? इंसुलेटर्स होते हैं। लकड़ी के बारे में आता है, लकड़ी इंसुलेटर होती है, लेकिन कोई मुश्किल से लकड़ी मिलती है जिसके ऊपर मॉइस्चर ना हो, पानी ना हो। पानी होता है कंडक्टर, ठीक है, पानी कंडक्टर होता है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? तो इसीलिए अगर गीली लकड़ी है तो वो हो जाएगी कंडक्टर, अगर गीली लकड़ी नहीं है तो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। अब यहां पर हम बात आ गए हैं, चार्ज अगर कहीं भी आप सुनोगे तो उसका मतलब आप समझना है नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अच्छा, मैंने कहा कि 1 रुपए की एक टॉफी आती है, 1 रुपए की 2 टॉफी आती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 10 टॉफी कितने रुपए की आएंगी? तो आप बोलोगे सर 5 की आएंगी। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर ये समझ में आ गई है तो अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, ये कितना भी है इसको भूल जाओ, इतने कूलम चार्ज है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए, मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं? तो यहां पर ये क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये 1 कूलम। 1 कूलम है तो ये कुछ भी वैल्यू है ये इसके नीचे चली जाएंगी, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19
इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहां पर इसको डिटेल में समझाता हूं। 10 की पावर -19 है, ये जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 19। क्लियर हो गई इतनी बात? ये 1/1.6 एज इट इज है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स है। ये 10 की पावर 19 का मतलब क्या है कि इसके पास 19 जीरोज है, 19 जीरोज है। उन 19 जीरोज में से अगर मैं इसको डेसिमल हटा दूं, एक जीरो मेरे यहां पर भी आ जाएगी, 10/6 लिख सकता हूं। और इन 19 जीरोज में से मैंने एक जीरो ले ली है, तो बची कितनी? 18। इतनी बात क्लियर हुई? डेसिमल हटाया, पॉइंट हटाया, तो एक जीरो ऊपर मतलब 10 ऊपर आ गए हैं। एक जीरो से ले लिए 100, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। 2 8 जा 250 जा, 2 4 जा 25 जा, 25/4, 24/4 होता है 6, 1/4 होता है 0.25, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इतना। अब समझो, अभी तक हमने समझा, क्या समझा अभी स्टार्टिंग से? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो हमने देखा एटम के अंदर अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटल बोलते हैं, 4 5 6 7 होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। 1 2 3 वाले क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं। इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्जेस नहीं होते, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब हमने क्या देखा? चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतने कूलम चार्ज होता है। मैंने कहा एक कूलम लाओ, ठीक है, हमारे पास इतने कूलम है। अब मुझे इसको एक कूलम करना है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन और लाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन और लाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन लाता जाऊंगा जब तक ये कूलम कितना ना हो जाए, 1 कूलम ना हो जाए। तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया 1 कूलम करने के लिए। इसको, इस वैल्यू को ले गया मैं नीचे डिनोमिनेटर में, 10⁻19 थी, ऊपर ले गया 10⁻19 बची, अपॉन 1.6 है एज इट इज। पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, एक जीरो से ले ली 100, इसको कैंसिल किया तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आए। मतलब अब ये आप समझो कि एक कूलम चार्ज, सिर्फ एक कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज कितना होता है? उसके अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो 10⁻18 कुछ भी नहीं है, तो मैं फर्क समझाता हूं आपको। 10⁻2 क्या हो जाएगा? 100, और 10⁻3 क्या होता है? 1000, और 10⁻4 क्या होता है? 10,000। ये होता है 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4। इनमें फर्क देखो, 100 और 1000 में कितना फर्क होता है? 10 टाइम्स का फर्क होता है, 10 गुना का। 10 ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, 10 गुना कह रहा हूं, 10 टाइम्स। 10⁻3 और 10⁻4 में कितना फर्क होता है? 10 गुना का फर्क है। ऐसे ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, और उनमें फिर 6.25 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है हमें एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। जनरली हम माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, इनमें डील करते हैं। अब ये आपको बात समझ में आ गई है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। क्लियर हो गए? चार्ज का कंसेप्ट क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे सर चार्ज में तो पॉजिटिव भी आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है। बस फर्क क्या है? प्रोटॉन में हम सिंबल लगाते हैं प्लस, और इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा देते हैं। अगर चार्ज के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हुआ तो उससे ये नहीं है माइनस चार्ज हो गया, नहीं। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और प्लस का मतलब है प्रोटॉन का चार्ज है। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? ठीक है, तो अब हमने समझ लिया चार्ज के बारे में। अभी अगर आप देखो, मैंने आपको एटम के बारे में क्यों बताया था? आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर शेल्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव कर सकते हैं आराम से, लेकिन प्रोटॉन्स तो मूव नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स कब टूटते हैं? जब आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तब प्रोटॉन्स मूव करते हैं। तब वो रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, मल्टीप्लाई होता है वहां पर, तो वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन हम जनरली ये नहीं बोलेंगे कि प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस बात को ही हमें समझना है। अब होता क्या है, सबसे पहले चार्ज है हमारे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे ए से बी तक लाना है। तो मैंने इसको क्या करवाया? मूव करवाया। चार्ज है तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, बहना, जैसे पानी बहता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैंने कहा जैसे ही हम इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, ये
पॉजिटिव चार्जेस को इधर से ले जा रहे हैं बी तक, ए से बी तक ले जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, चार्ज का बह रहा है, तो हमें मिलता है करंट। अब करंट मतलब करंट वर्ड का मतलब समझिए। करंट का मतलब सिर्फ यहां पर क्या होता है, करंट का मतलब होता है मूवमेंट से। करंट का मतलब आप देखो मूवमेंट से। एयर जब बहती है तो एयर का करंट होता है, वाटर जब बहता है वाटर का करंट होता है, ऐसे ही अगर लाइट बहती है तो लाइट करंट होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर चार्ज बह रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं। चार्ज के लिए वर्ड आया है इलेक्ट्रिक, चार्ज के लिए वर्ड आया इलेक्ट्रिक। जहां पर आपको इलेक्ट्रिक वर्ड दिखाई देता है मतलब वहां पर चार्ज से रिलेटेड बात है। ऐसी थी इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी एनर्जी होती है जिसमें चार्ज का मूवमेंट होता है। अब वो करंट जब चार्ज मूव करते हैं या फ्लो करते हैं, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब मैंने एक चार्ज लिया यहां से यहां तक, इसको लाया मैं ए से बी तक, ए से बी तक। अब ये चार्ज बहुत ढीला है, स्लो है, आलसी है, हल्के हल्के आ रहा है। अगर एक बात समझिए, आपकी जल्दी जल्दी आएगा, जितने कम टाइम में आएगा उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिंपल आपको समझ में आया कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं, यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ही होता है डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का बहना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम रेस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। कैपिटल आई डीसी करंट के लिए होता है, स्मॉल आई होता है अल्टरनेटिंग करंट। अभी सिंबल आप इतना ही समझो, चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू और टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। आपने क्या देखा, जितने ज्यादा चार्ज होंगे अगर आपके पास, उतना ही ज्यादा मूव करेंगे वो, तो उतना ही करंट आपको मिलेगा। जितने ज्यादा चार्ज उतना ही करंट, जितने कम टाइम में मूव करने वाले हैं उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा टाइम लेते हैं उतना कम करंट। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो पॉजिटिव चार्ज लिया है यहाँ पर, लेकिन आप बता रहे हो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ऐसा क्यों? ऐसा ये है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, उनको उनके बारे में पता चला है बाद में। पहले हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन को हम बोलते थे कन्वेंशनल करंट। मतलब करंट जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो इधर से इधर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहे हैं राइट से लेफ्ट तक तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेफ्ट से राइट तक, लेकिन हमें करंट की डायरेक्शन क्या बतानी है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। क्लियर हो गई इतनी बात? इसीलिए जनरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहा हूं तो आपको कंसेप्ट में ये क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज तो एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर बंद है, मूव तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन ये कन्वेंशन है, हमने माना हुआ है पहले से ही कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस तरफ हमें करंट, वो करंट की डायरेक्शन होती है और उसी करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन एक्चुअली मूव क्या करता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो यहां पर एक बात समझ लीजिए। मान लो एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है। अब आपको समझना क्या है, ये वायर है और इस वायर से एक सेल लगा हुआ है अटैच्ड। सेल क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब मैं अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अब आप थोड़ा समझ लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसमें जो बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटा होता है माइनस नेगेटिव टर्मिनल। ये कंडक्टर अगर है तो इसके पास क्या होने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे हो। अब आप यहां पर समझिए बात, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये माइनस चार्ज है। माइनस और माइनस सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इतनी बात आपको पता है। तो ये जो चार्ज है यहां पर, ये यहां से दूर जाएंगे, इस तरफ दूर जाएंगे, और जैसे ही यहां से दूर गए तो यहां पर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस चार्ज आएगा और इस माइनस से पॉजिटिव मिल जाएगा। जब आपको पता है माइनस और प्लस मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे ही ये न्यूट्रल हुआ, एक चार्ज और निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलता है, फिर से मूव करता है, फिर से मूव करता रहा, ऐसे मोशन हो रहा है। मतलब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट।
अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऐसे, लेकिन करंट की डायरेक्शन होने वाली है ऐसे। आपको याद रखना है, ये है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गई इतनी बात? ये मुझे आपको बात समझानी थी। अब ये जो करंट आपको मिल रहा है, मान लो मैं अगर यहां पर वायर ब्रेक करता हूं, तो ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां तक आ पाएगा? ये यहां से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जा पाएगा, ये रिपेल ही नहीं कर पाएंगे। यहां पर जब रिपेल नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव नहीं कर पाएगा, चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मतलब इसको क्लोज होना चाहिए और इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं से टूट जाए, क्लोज भी और कंटिन्यूअस भी हो। तो इस तरह के रास्ते को, और यहां पर क्या मूव कर रहा है? चार्ज मूव कर रहे हैं ना, चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। तो ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो इसी तरह के रास्ते को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस, जो लगातार एक कंटिन्यूअस, और एक क्लोज्ड पाथ का मतलब रास्ता होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर हो गई है इतनी बात? अगर एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट की और इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन समझ ली है। अगर आप इसको दूसरी तरीके से लिखना चाहोगे, सिंपल एक लाइन में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में बात करनी, RAT जहां पर भी आए आप समझो कि चार्ज अपॉन टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात क्लियर हो गई है? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हल्के हल्के पढ़ा रहा हूं। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये इलेक्ट्रिक करंट होता है I। अब आपको पता है चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्ब में मेजर करते हैं, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो हमारी जो यूनिट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक करंट की, वो कूलम्ब पर सेकंड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये साइंटिस्ट के नाम पे, मैरी एंड एम्पियर के नाम पे, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 1 एम्पियर करंट चाहिए, 1 एम्पियर करंट, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं NCERT के क्वेश्चन है और लास्ट ईयर में आए हुए हैं। 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बताइए, इलेक्ट्रिक सर्किट बताइए, 1 एम्पियर करंट चाहिए। तो 1 एम्पियर करंट क्या है? अगर आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज, समझ रहे हो? 1 कूलम ऑफ चार्ज, समझो इस बात को, इमेजिन करो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने थे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आपको, और वो इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में फ्लो करें एक सर्किट में। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, उस तरह के करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। ये क्वेश्चन है NCERT का, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है? 1 एम्पियर 1 कूलम ऑफ चार्ज जब फ्लो करता है 1 सेकंड में, उसको बोलता है 1 एम्पियर करंट। क्लियर हो गई इतनी बात? ये आपसे ये पूछा जाएगा कि डिफाइन करिए करंट की यूनिट को। करंट की यूनिट क्या होता है? एम्पियर होती है, उसको डिफाइन करना है, मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज जब फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे, 1 एम्पियर is the amount of electric current constituted by the flow of 1 coulomb of charge per unit time। 1 एम्पियर वो करंट होता है जो कि हमें मिलता है 1 कूलम ऑफ चार्ज के फ्लो होने से 1 पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में। क्लियर हो गई है इतनी बात? ठीक है। अब NCERT का क्वेश्चन है, उसमें चार्ज दिया गया है 300 कूलम। क्लियर है? चार्ज दिया गया है 300 कूलम, कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन है, और करंट दिया गया 0.5 एम्पियर। उसमें चार्ज निकालना है, मैं यहां पर टाइम निकाल के बता देता हूं आपको। अब यहां पर अगर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू Q अपॉन T। T क्या हो जाएगा? Q अपॉन I। Q कितना है? 300। I कितना है? 0.5। पॉइंट हटाओगे क्या आ जाएगा ऊपर? 3000 अपॉन 5। ये टाइम है, और ये कितना रहता है? 600 सेकंड। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वहां पर NCERT में, ये तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, T की वैल्यू वहां पर निकालनी है आपको चार्ज की वैल्यू। क्वेश्चन दिया गया टाइम 5 मिनट है,
करंट 0.5 एम्पियर है, तो 5 मिनट है तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड्स। Q इज इक्वल्स टू आई टी लगा देना, I की वैल्यू कितनी है 0.5, T की वैल्यू 600 है, 300 कूलम हो जाएगा। लेकिन 300 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। इस तरीके से हमने अभी तक ये इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बारे में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पर आपको सभी वीडियोस मिलने वाली हैं। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, क्लास 10 साइंस की, मैथ्स की, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो। तो इसीलिए आप बेहतर होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।